नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विला के गार्डन में। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया गार्डन में झूले पर लेटी हुई थी और हर्षवर्धन को पता चलता है न कि उसकी बीवी को जहर देने की कोशिश की गई थी, जिसे सुनकर वह बौखला जाता है और तुरंत अनाया के पास जाता है और अनाया को कुछ कहे बिना उसे अपने गले से लगा लेता है। अनाया जो आराम से लेटी हुई थी, ऐसे किसी के खींचने से तुरंत डर गई, लेकिन जब उसने जाने पहचानी खुशबू महसूस की तो वह शांत हो गई। वह हर्षवर्धन को शांत करवाते हुए बोली, हर्ष, इतना चिंतित क्यों हो और इस तरह से गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो हर्षवर्धन बोला, बीवी, इतना सब कुछ हो गया और तुमने एक बार भी मुझे बताने के बारे में नहीं सोचा। ये सुनकर अनाया समझ गई कि उसे पता चल गया कि उस पर हमला हुआ है। हर्षवर्धन की ओर देखते हुए अनाया बोली, हर्ष, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में बोला, कैसे बड़ी बात नहीं है? तुम जानती भी हो तुम कितने बड़े खतरे में थी और अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम 2 और लोगों की जिम्मेदारी अपने साथ लिए हुए हो। ये सुनकर अनाया उसे शांत करवाते हुए बोली, हर्ष, शांत हो जाओ। सच में यह बड़ी बात नहीं है। अगर कोई और होता तो उसके लिए ये परेशानी की चीज होती, लेकिन तुम भूल रहे हो, तुम्हारी बीवी पॉइजन क्वीन है और तुम जानते हो कि इस दुनिया में जहर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जिसने भी मुझे जहर देने की कोशिश की, उस बेवकूफ़ को यह नहीं पता कि दुनिया का ऐसा कोई जहर नहीं है जो मेरी नज़रों से बच सके। ये सुनकर हर्षवर्धन तुरंत उसे अपनी बाहों में कर लेता है और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, मुझे माफ़ कर देना बीवी, मैं तुम्हें घर पर भी सेफ नहीं रख पाया। ये सुनकर अनाया उसे देखते हुए बोली, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यह हुआ कैसे। कोई सिक्योरिटी में गड़बड़ नहीं, ना ही कोई बाहर गया है, ना ही कोई अंदर आया है। यहाँ तक कि हमारे इलाके के 2 किलोमीटर आसपास तक कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हवा में उड़ा नहीं सकता। मैंने पहले ही सिग्नल जामार लगवा दिया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह हुआ कैसे। ये सुनकर हर्षवर्धन भी थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसकी बीवी को किसी चीज की टेंशन हो रही है तो मामला जितना दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, तुम चिंता मत करो, मैं गार्ड से इस बारे में कुछ तपास करवाता हूँ। ये सुनकर अनाया बोली, जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सुजुका को भेजा था। गार्ड ने कहा कोई भी अंदर नहीं आया। ये सुनकर हर्षवर्धन और चिंतित हो गया। उन दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी थी। अगर कोई शातिर दुश्मन भी होता तो वह बाहर से ही अंदर आता और अंदर आने वाले हर इंसान को वह देख सकते थे। तभी हर्षवर्धन अनाया को देखते हुए बोला, शांत हो जाओ, इस बारे में हम पता लगवा लेंगे। वैसे भी अब तुम ठीक हो, वही सबसे बड़ी बात है, और तुम चिंता मत करो, मैं सिक्योरिटी और टाइट करवा दूंगा। अनाया अभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। वह हर्षवर्धन के साथ वहीं पर झूले पर आराम से झूलने लगती है। हर्षवर्धन और अनाया बाहर की खूबसूरत नज़ारे का मजा ले रहे थे और हर्षवर्धन अपनी बीवी को प्यार से निहार रहा था। यह नज़ारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहा था। सामने आर्टिफिशियल झरना था, पास में कई सारे पेड़ पौधे थे, कई सारी जड़ी बूटियां की वजह से तितलियां और भंवरे मंडरा रहे थे, और पीछे के एरिया में जंगल होने की वजह से चिड़िया और अलग अलग तरह के पक्षी चहचहा रहे थे। अनाया गौर से यह नज़ारा देख रही थी। ऊपर से हल्की सी धूप बादलों से छनकर आ रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। अनाया और हर्षवर्धन झूले पर जुड़ रहे थे। उन दोनों की ही खूबसूरती बातों से परे थी। वह दोनों ही इतने लाजवाब थे कि एक ही नज़र में किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच ले। और यह सच भी था। सच में यह नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ तक कि थोड़े दूर खड़े हुए रोबोट नोबिता ने तो कई सारी तस्वीर भी उन दोनों की खींच ली। यह इंस्ट्रक्शन अनाया का दिया हुआ था। उसे हर्षवर्धन के साथ कुछ प्यारी तस्वीर चाहिए थी। भले ही उन दोनों की शादी धूमधाम से नहीं हुई थी, ना ही कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ था। हालांकि उनकी कई सारी तस्वीर थी, लेकिन नेचुरल और यादगार जैसी तस्वीर बहुत कम थी। और ऊपर से ज़्यादातर वह विला में ही साथ में रहते थे और विला के अंदर कोई कैमरा नहीं था, इसीलिए उन दोनों की कोई फुटेज भी नहीं थी। इसीलिए उसने कुछ हफ्ते पहले ये इंस्ट्रक्शन दोनों रोबोट को दिया था कि जब भी मौका मिले और उन दोनों को साथ देखा जाए और अच्छा नज़ारा हो तो वह कुछ तस्वीरें खींच ले। और यह नज़ारा बिल्कुल परफेक्ट था।
वह दोनों ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर झूले पर झूल रहे थे और हर्षवर्धन हल्के हल्के से अनाया के पेट को सहला रहा था और वो अभी हर्षवर्धन के साथ चुलबुली बातें कर रही थी, जैसे उसने क्या किया, क्या खाया, उसके आगे की प्लान क्या है, और वह छोटी छोटी गॉसिप कर रही थी। यहाँ तक कि पिछले कुछ वक्त से वह राधिका बंसल और जीविका खुराना के साथ भी कुछ ज्यादा ही बातें करती थी और छोटी मोटी बाहर की चीजों के बारे में पता करती थी। वह दोनों ही काफी बकवास करती थी। यहाँ तक कि राधिका तो हमेशा ही नटखट हरकतें किया करती थी क्योंकि वह छोटी थी। हालांकि वह बहुत ज्यादा छोटा नहीं थी, वह बस कुछ साल ही छोटी थी, लेकिन उसे हायर सोसाइटी की गॉसिप करना पसंद था और वह सारी बातें अनाया को फोन पर ही बताती थी और अनाया भी काफी ज्यादा मजे लेकर सारी चीज सुनती थी और अपना टाइम वेस्ट करती थी। यही सारी चीज अनाया हर्षवर्धन के साथ भी कर रही थी, बस बातें और इधर उधर की चर्चाएं। तभी वहां पर एक नौकर आया और उन्हें ग्रिट करते हुए बोला, बॉस मैडम, बड़ी मैडम ने आपको याद किया है। उस नौकर को देखकर हर्षवर्धन इशारा करते हुए बोला, ठीक है, जो हम आते हैं। अनाया अभी थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वह गंभीर आवाज में बोली, मॉम को मुझसे क्या काम है? ज्यादातर तो मॉम जब भी मुझसे मिलना होता है यहीं पर आ जाती थी। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, तुम चिंता मत करो, हम चलते हैं, हमें पता चल जाएगा। वह दोनों ही दूसरे साइड के विल पर चले गए। जैसे ही वह अंदर गए, वहां पर बैठी हुई इंसान को देखकर उन दोनों की आंखें छोटी हो गई। उन दोनों ने ही एक दूसरे की ओर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कहना चाहते हो, ये यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही चलते हुए अंदर आ गए। अनाया ने आज अपने पेट को छुपाने के लिए कोई ज्यादा लेयरिंग वाले कपड़े नहीं पहने थे। ऊपर से ट्विंस बच्चों की वजह से उसका पेट बाहर आ रहा था। कोई भी इंसान उसे देखकर बता देता कि वह प्रेग्नेंट है। सामने बैठी हुई इंसान भी हर्षवर्धन और अनाया को देख रही थी। पहले तो उसने हर्षवर्धन को देखकर एक्साइटेड आवाज में कहा, आप यहाँ पर आ गए, मैंने आपको बहुत याद किया हर्षवर्धन भाई। फिर उसकी नजरें अनाया पर गई और उसका चेहरा खट्टा हो गया, जैसे उसने अजीब सी चीज देख ली हो। तभी उसने नोटिस किया कि अनाया प्रेग्नेंट है। वह अपनी जगह पर खड़े होते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली, तुम प्रेग्नेंट हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? ये बच्चा किसका है? वही उसके मुंह से बकवास सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई और अनाया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तभी पीछे से कड़क आवाज आई, पायल तुम क्या बकवास कर रही हो? उन दोनों की शादी हुई है तो जाहिर सी बात है वह बच्चा हर्षवर्धन का ही होगा। इस तरह से उटपटांग बातें करना बंद करो। वही आवाज सुनकर हर किसी का ध्यान भी उस ओर जाता है। यह कोई और नहीं हर्षवर्धन की मां सीमा रावत थी और सामने बैठा मेहमान कोई और नहीं पायल रावत थी, या फिर कह सकते हैं हर्षवर्धन के सौतेले चाचा की बेटी, जो उनके परिवार के बिखरने के बाद कुछ वक्त के लिए गायब हो गई थी। लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि वह यहाँ क्या कर रही है। हर्षवर्धन ने पहले अपनी बीवी को आराम से वहां सोफे पर बिठाया, फिर अपनी मॉम की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, मॉम आपने हम यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कुछ काम था? यही सवाल अनाया की नजरों में भी था। ये सुनकर सीमा रावत आगे बढ़कर अनाया के पास बैठ गई और उसके सर को सहलाते हुए प्यार से बोली, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तो अपनी बेटी को बुलाया था। मैंने सुना है कुछ वक्त से उसे खाने में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तक कि वह नॉर्मल फूड खाने में भी काफी नखरे दिखा रही है। तो मैंने उसके लिए हेल्दी लड्डू बनाए थे एक्सपर्ट शेफ की मदद से। यही टेस्ट करवाने के लिए मैंने अनाया को बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि तुम भी आओगे। इतना बोलकर वह एक नौकर को इशारा करके बोली, जाओ जाकर वह लड्डू लेकर आओ जो मैंने बनाए थे। तुरंत एक नौकर अंदर गया और थाली में कुछ लड्डू लेकर बाहर आया। उसे देखकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई और वह अपनी मां को घूरते हुए बोला, मॉम सच सच बताए, आप लड्डू के नाम पर मेरी बीवी को चॉकलेट खिला रही है? ये सुनकर सीमा रावत थोड़ी नाराज आवाज में बोली, इस तरह से मुझे घूरना बंद करो। तुमसे ज्यादा मुझे अपनी बेटी और पोते की चिंता है। यह कोई चॉकलेट नहीं है, ये स्पेशली नट्स और ड्राई फ्रूट्स के बने हुए लड्डू है और इसमें जो चॉकलेट है वह भी मैंने फॉरेन से मंगवाई थी, खास प्रेग्नेंट औरतों के लिए। लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अजीब था, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसके यूनिक लड्डू बना दिए ताकि अनाया को खाने में प्रॉब्लम ना हो। अब मुंह बंद रखो।
फिर एक लड्डू उठाकर अनाया के मुंह पर रखते हुए बोली, अनाया बच्चा जरा टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं, क्या तुम्हें पसंद आए हैं। अनाया को भी पिछले कुछ वक्त से स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही थी। बस उसकी हेल्थ की वजह से उसे स्ट्रिक्टली स्वीट खाने से मना कर दिया गया था। डॉक्टर का कहना था कि अगर स्वीट खाने से उसका पेट बढ़ा और बच्चों का ग्रोथ भी ज़्यादा हुआ तो उसकी बॉडी पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट उसके ट्विंस बेबी पर इफेक्ट डाल सकता था। नेचुरल प्रेगनेंसी में एक बच्चे में थोड़ा मोटा होना प्रॉब्लम नहीं देता है, लेकिन ट्विंस होने की वजह से उसका भारी शरीर और ऊपर से बहुत बड़ा पेट डिलीवरी के वक्त उसे प्रॉब्लम दे सकता था। इसीलिए उसे स्ट्रिक्टली शुगर के लिए मना किया गया था और वह क्रेविंग होने पर भी चॉकलेट नहीं खाती थी। आज भी उसे क्रेविंग हुई थी, इसीलिए उसने तुरंत ही लड्डू अपने मुंह में रख दिया। वह काफ़ी टेस्ट लेकर लड्डू को खा रही थी। वह लड्डू की एक और बाइट लेते हुए बोली, मॉम यू आर द बेस्ट। आपको कैसे पता मुझे स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही है? सच में ये बहुत टेस्टी है, आप बेस्ट हो। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, बीवी तुम्हारे लिए स्वीट अच्छी नहीं है, तुम्हें पता है ना। हर्षवर्धन की बात सुनकर अनाया एक लड्डू उठाते हुए हर्षवर्धन के मुंह में डालकर बोली, तुम भी टेस्ट करो, कितना अच्छा है। तभी सीमा रावत हर्षवर्धन को समझाते हुए बोली, तुम चिंता मत कटी, इसमें कुछ नेचुरल ड्राई स्वीट फ्रूट डाले हैं ताकि इसकी मिठास बढ़ सके। इसमें ऊपर से कोई भी शुगर नहीं डाली गई है, इसलिए अनाया इसे खा सकती है। ये सुनकर हर्षवर्धन ज्यादा कुछ नहीं बोलना। उसे पता था कि उसकी माँ उसकी बीवी की उससे भी ज्यादा परवाह करती है। कभी कभार तो वो हर्षवर्धन को भी अनाया के लिए इग्नोर कर देती थी। अनाया को खुशी खुशी लड्डू खाता हुआ देखकर सीमा रावत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह अनाया को प्यार से देखते हुए बोली, बच्चा आराम से खाओ, सारे लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए हैं और अगर खत्म हो गए तो मैं और बना दूंगी। ये सुनकर अनाया खुशी भरी आवाज में बोली, मॉम यू आर द बेस्ट। ये लड्डू तो मुझे लगता है मैं कल तक पूरे खत्म कर दूंगी। ये सुनकर सीमा रावत उसे रोकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं बच्चा, ये लड्डू भले ही पौष्टिक है और तुम्हारे शरीर के लिए अच्छे हैं, लेकिन तुम भी जानती हो इसमें बहुत सारे नट्स हैं और उसमें जो ऑयल होता है, तुम एक साथ इतने सारे लड्डू नहीं खा सकती। तुम चाहो तो दिन में 2-3 लड्डू खा सकती हो, उससे ज्यादा मत खाना। ये सुनकर अनाया का मुंह उतर गया। हर्षवर्धन भी अनाया को देखते हुए बोला, बीवी कुछ महीनों की बात है, बाद में तुम खा सकती हो, इसलिए इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। अनाया भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराकर बोली, ठीक है मॉम, जैसा आप कहो, लेकिन ये लड्डू मैं अभी अपने साथ लेकर जाऊंगी। सीमा रावत मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। वह नौकर से बोली, इसे पैक करो और पास के विला पर ले जाओ, ध्यान रखना इसे अच्छे से पैक करना। क्या आए है पायल रावत वापस? किसके कहने पर आए ही वो वापस? क्या कोई नई साजिश पनप रही है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।